दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों हमने कई सारे ऐसे परिवार देखे हैं जहां पर एक सैनिक के साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है और उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी को और उनके परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि सैनिक की धर्मपत्नी को जितने भी अधिकार लागू है उनकी जानकारी उनके तक पर्याप्त प्रमाण में नहीं पहुंच पाती। दोस्तों एक सैनिक का अपने जीवन में जितना बड़ा बलिदान है उतना ही बड़ा एक सैनिक की धर्मपत्नी का भी बलिदान है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर एक सैनिक की पत्नी का उनके साथ साथ सहयोग नहीं होता है तो एक सैनिक भी सेना में सही से नौकरी नहीं कर सकते, अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान नहीं दे सकते। इसी कंडीशन में हर सैनिक की धर्मपत्नी को अपने मिलने वाले अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम एक सैनिक की धर्मपत्नी को मिलने वाले सारे अधिकारों के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जहां कहीं भी आपकी पहुंच है वहां पर हर सैनिक की धर्मपत्नियों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि किसी भी सैनिक के परिवार को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। मतलब एक सैनिक की धर्मपत्नी को उनके पति के बारे में हर व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें आपके पास जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपके पति का यानी कि सैनिक का आर्मी नंबर आपको पता होना चाहिए और उनके आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपको पता होना चाहिए। सीडीए अकाउंट, जब भी कोई सैनिक सेना में सर्विस करता है तो उनके पास एक सीडीए अकाउंट क्रिएट होता है जिसके द्वारा उनको तनख्वाह दी जाती है। उस अकाउंट के नंबर के बारे में और उस अकाउंट की भी एक धर्मपत्नी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस सैनिक का पैन कार्ड नंबर आपको पता होना चाहिए। सीएसडी स्मार्ट कार्ड ज्वाइंट होना चाहिए, मतलब कि सीएसडी स्मार्ट कार्ड दो तरीके से बनता है। एक तो जो सर्विंग सोल्जर है, सैनिक है, उसका एक सीएसडी कार्ड बनता है, उसके साथ में उनकी धर्मपत्नी का ज्वाइंट कार्ड भी बनता है। तो आपका ज्वाइंट कार्ड आपके पति के साथ यानी कि सैनिक के साथ में होना चाहिए। सैनिक का जो सैलरी अकाउंट नंबर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस अकाउंट में मेरे पति की सैलरी आ रही है, और साथ ही में उसका ज्वाइंट अकाउंट भी आपने करवा लेना चाहिए। ये सारी बातें हुई कि व्यक्तिगत जानकारी क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी किसी सैनिक की शादी होती है तो उसकी धर्मपत्नी को शादी के बाद में क्या क्या कार्रवाई होती है उसके बारे में एक परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए। उसकी भी काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। सबसे पहले तो कानूनी न्यायालय में रजिस्टर के पास शादी का पंजीकरण होना चाहिए। यानी कि हमारे कई बार होते हैं कि गांव देहात में हम रहते हैं, पंचायत का रजिस्ट्रेशन हो जाता है या छोटा मोटा हम शादी का कार्ड अपनी ग्राम पंचायत से बना लेते हैं, ये नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर एक रजिस्ट्रार के पास आपका शादी का कार्ड बना होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, आपकी शादी का पंजीकरण होना चाहिए। आगे जाके आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो रजिस्ट्रार का ही मैरिज सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। सैनिक जिस भी यूनिट में सर्विस कर रहे हैं वहां पर पार्ट टू ऑर्डर आपकी शादी का प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, इसका भी धर्मपत्नी को पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। सैनिक का एफपीपी फंड और एजीआई फंड के बारे में भी सैनिक की धर्मपत्नी को जानकारी होनी चाहिए। अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों के बारे में एक सैनिक की धर्मपत्नी को पता होना चाहिए कि किस किस जगह पर सैनिक ने अपनी प्रॉपर्टी ले रखी है, कितनी संपत्ति है और उसकी क्या क्या वैल्यूएशन है, उसके बारे में आपको प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए। जब आपकी किसी सैनिक के साथ शादी हुई है, आप किसी सैनिक के धर्मपत्नी के रूप में हो, तो आपका एक डिपेंडेंट कार्ड बनता है। वो डिपेंडेंट कार्ड आपने जरूर बनवाना है। ये एक प्रूफ हो जाता है कि आप एक सैनिक की धर्मपत्नी है और आप सभी ने यह कार्ड बनवाना चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा कार्ड बनाना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि अगर सैनिक ऑन सर्विस है तब तो इसके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए कोई अलग से कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है। आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर सारी फैसिलिटी फ्री में लागू होती है। लेकिन अगर कोई सैनिक रिटायर्ड हो जाते हैं, एक सर्विसमैन हो जाते हैं, तो ईसीएचएस कार्ड आपके नाम पर अलग से होना चाहिए। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। जब किसी सैनिक की शादी हो जाती है तो अपनी धर्मपत्नी के साथ में उनका जो सैलरी अकाउंट है वो ज्वाइंट बना देना चाहिए। अगर सिंगल सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है तो बाद में आपने अपनी धर्मपत्नी के साथ में अपना ज्वाइंट अकाउंट बना देना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है
और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सैनिक के पास जितनी भी बीमा पॉलिसी है या अन्य जो भी वित्तीय बचत कागजातों में नामांकन है, उन सब में नामांकन बदली कराना चाहिए, ताकि कोई भी ज़रूरत पड़ने पर आपका नाम वहां पर मौजूद हो और आपको मिलने वाली सारे बेनिफिट, सारी सुविधाएं आपको ठीक से मिल पाए। एक सैनिक की धर्मपत्नी को सैनिक के राशन स्केल के बारे में पूरी पता होना चाहिए। राशन स्केल जो भी सैनिक को मिलने योग्य होता है, उसमें धर्मपत्नी को भी कुछ मिलता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक सैनिक को ऑन सर्विस भी लिक्विड कोटा मिलता है और आफ्टर सर्विस भी, रिटायरमेंट के बाद भी लिक्विड कोटा मिलता है, लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि अगर किसी सैनिक का किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी धर्मपत्नी को वो लिक्विड कोटा मिलने लायक होता है या नहीं होता है? आप कमेंट करके इस चीज को जरूर बताइएगा। अच्छा, अगर कोई सैनिक ऑन सर्विस है तो उनके लिए कौन कौन सी वित्तीय जानकारी उनकी धर्मपत्नी के पास होनी चाहिए, अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कि निःशुल्क चिकित्सा सेवा का लाभ आपने उठाना चाहिए। जो मिलिट्री हॉस्पिटल से आपको फ्री में हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटी मिलती है, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। 2 बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक हर महीने 2500 रुपए शिक्षा भत्ता मिलने लायक होता है, उसका भी आपने लाभ उठाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे छात्रावास में पढ़ते हैं तो छात्रावास अनुदान का भी लाभ आपने उठाना चाहिए। एजीआई के परिपक्वता से पहले बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए 50% तक परिपक्वता का लाभ उठाना चाहिए। ड्यूटी के दौरान आवास सुविधा और अगर फील्ड पोस्टिंग के समय प्रथम परिवार आवास की सुविधा का लाभ लेना चाहिए। देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर कोई सैनिक ऑन ड्यूटी है और पीस एरिया में है तो वहां पर आवास की सुविधा होती है, तो उनकी धर्मपत्नियों को उसका लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सैनिक फील्ड में अपनी सर्विस कर रहा है, ड्यूटी कर रहे हैं, तो सेपरेट क्वार्टर में भी उनको फैसिलिटी मिलती है, तो अगर आप चाहें तो उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। जब भी आप छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी जाते समय रेलवे का फ्री वारंट आपको मिलता है, सैनिक को भी मिलता है, साथ में उनकी धर्मपत्नी का भी उसमें निःशुल्क फ्री वारंट मिलता है, तो उसका भी पूरा लाभ आपने उठाना चाहिए। आश्रितों, माता पिता सहित को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता है, यानी कि सैनिक को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को और उनके माता पिता को फ्री में चिकित्सा सुविधा मिलती है। फौज की तरफ से दी जाने वाली ये सबसे बड़ी सुविधा मानी जाती है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इनका आपने पूरा फायदा उठाना चाहिए। कोई सैनिक शारीरिक रूप से विकलांग हो चुके हैं तो शारीरिक विकलांग पति के साथ यात्रा करते समय सरकारी खर्च पर यात्रा करने का अधिकार उनकी धर्मपत्नी को है, तो इस चीज का भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब कानूनी अधिकार की क्या क्या जानकारी सैनिक की धर्मपत्नी को होनी चाहिए। कानूनी तौर पर सैनिक की धर्मपत्नी को कुछ खास विशेष अधिकार मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो शांति क्षेत्र में रहने के समय पति के साथ रहना चाहिए। जब पति फील्ड क्षेत्र में तैनात हो उस समय सरकारी प्रथम परिवार आवास में रहना चाहिए। यदि तलाक होता है तो छोटे बच्चों के साथ रहना चाहिए। अच्छा, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सैनिक का उनकी धर्मपत्नी के साथ तलाक होता है किसी भी संजोग से, तो उनकी धर्मपत्नी को उनके छोटे बच्चों के साथ रहना चाहिए, जिससे कि उनको अपने मिलने वाले अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। निर्वाह भत्ता का अधिकार स्वयं के लिए 22% और प्रत्येक बच्चे के लिए 5.5% सैनिक की धर्मपत्नी को लागू होता है। अगर किसी का तलाक हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको सैनिक को जो मिलने वाली सैलरी है उसमें से उनकी धर्मपत्नी को 22% निर्वाह भत्ता यानी कि मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में मिलता है। और आपके साथ में कोई बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के लिए 5.5% का मेंटेनेंस अलाउंस मिलने योग्य होता है। इसके लिए कुछ खास कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस के बारे में हम फिर कभी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सैनिक की धर्मपत्नी को ये पूरा अधिकार है कि अगर उसका सैनिक पति किसी और स्त्री के साथ संबंध में लिप्त हो जाता है तो उनसे तलाक मांगने का पूरा अधिकार उनकी धर्मपत्नी को है। सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से वित्तीय लाभ आपको मिलने योग्य होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मिलने योग्य होता है पेंशन। कितना पेंशन सैनिक को मिल रहा है उसकी पूरी जानकारी सैनिक के धर्मपत्नी को होनी चाहिए। अंतिम पेंशन फायदे की जानकारी में 4 चीजें बहुत मूल्यवान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो पेंशन का 50% कम्यूटेशन, अगर सैनिक ने लिया है तो पेंशन का 50%
कम्यूटेशन मिलता है, अगर नहीं लिया है तो नहीं है। इसके अलावा सेवा की अवधि के अनुसार ग्रेच्युटी, जितनी भी सर्विस करके आए हैं उनके अनुसार उस सैनिक को ग्रेच्युटी मिलती है, उसका कितना अमाउंट होता है वो सैनिक की धर्मपत्नी को पता होना चाहिए। एजीआई परिपक्वता राशि की जानकारी, जो एजीआई एक सोल्जर, एक सैनिक अपनी ओन सर्विस में हर महीने कटाता है, तो उसकी भी परिपक्वता उनके रिटायरमेंट के टाइम पे होती है या कुछ लंबे समय पे होती है। इसका आपको एक इंश्योरेंस भी मिलता है, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अवकाश भत्ता की जानकारी, यानी कि सैनिक ने अपनी ऑन सर्विस के दौरान जितनी भी छुट्टी इंकेश की है उसके बदले में कुछ धनराशि रिटायरमेंट होते समय, रिटायरमेंट लेते समय मिलती है, उसके भी कुछ अमाउंट मिलते हैं जो काफ़ी सारा हो जाता है। उसके बारे में भी सैनिक की धर्मपत्नी को पता होना चाहिए। एपी फंड की राशि की जानकारी होनी चाहिए कि ऑन सर्विस सैनिक ने कितना फंड हर महीने कटाया है। वो रिटायरमेंट के टाइम में एक बहुत बड़ी राशि मिलती है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ईसीएसएच कार्ड बनवाना चाहिए। देखिए, रिटायरमेंट होने के बाद में मिलिट्री हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बदले में ECHS, एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत सैनिक और उनके पूरे परिवार को, जितने भी उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको फ्री में मेडिकल सुविधा मिलती है। तो उसके लिए उनकी धर्मपत्नी का और बाकी सदस्यों का भी अलग से कार्ड बनवाना होता है। इस चीज की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कैंटीन सुविधा रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है, तो उसके बारे में भी सैनिक की धर्मपत्नी को पता होना चाहिए। कोई लेडीज सैनिक की विधवा है तो उनको क्या क्या अधिकार मिलने लायक होते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर किसी सैनिक की मृत्यु ऑन सर्विस नहीं हुई है तो उनका जो पेंशन है उसका 30% पेंशन उनके धर्मपत्नी को मिलने योग्य होता है। यदि मृत्यु सेना पर आरोपणीय है, यानी कि सेना की ड्यूटी के दौरान हुई है, तो अंतिम तनख्वाह के बराबर ही उनकी धर्मपत्नी को पेंशन मिलता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, अगर किसी सैनिक की मृत्यु ऑन सर्विस नहीं हुई है तो उनकी पेंशन का 30% की राशि उनकी धर्मपत्नी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन अगर किसी सैनिक की मृत्यु ऑन सर्विस हुई है तो उनकी जो अंतिम सैलरी है उनके बराबर उनकी धर्मपत्नी को पेंशन के रूप में राशि मिलती है। समय समय पर डीए के रूप में फैमिली पेंशन भी बढ़ता है, तो उसके बारे में भी सैनिक की विधवा धर्मपत्नी को पता होना चाहिए। किसी सैनिक के परिवार को रिटायरमेंट के बाद भी किसी तरह से आर्थिक परेशानियां आती है तो कुछ ना कुछ तरह की मदद सेना की तरफ से की जाती है। जैसे कि आर्टिलरी डिपार्टमेंट में एक संस्था है जिसको बोलते हैं RAA, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन। वहां पर काफी सारा फंड सैनिकों से पहले ही फीस के रूप में लिया जाता है। अगर सैनिक के परिवार को रिटायरमेंट के बाद भी किसी प्रकार की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो वहां से किसी ना किसी प्रकार से आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ऐसे हर अलग अलग कोर्स में कुछ कुछ सुविधाएं हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सैनिक को अलग अलग प्रकार के कोई वीरता पुरस्कार मिले हुए हैं तो उस पुरस्कार के लिए राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और राशि दान की जाती है। उसके बारे में एक सैनिक की धर्मपत्नी को पता होना चाहिए। जो सैनिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं उनकी विधवाओं के लिए क्या क्या अधिकार है उसके बारे में भी विस्तृत बात कर लेते हैं। अगर युद्ध में या ऑन सर्विस कोई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी धर्मपत्नी को उनकी अंतिम तनख्वाह के बराबर फैमिली पेंशन मिलती है। वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनके परिवार को पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी भी सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। पेट्रोल पंप से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारी डिटेल बताई है। अभी ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक में आप जरूर उस वीडियो में अपनी जानकारी ले लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। जिनकी विभिन्न दक्षताएं हैं उनके लिए हर महीना 2000 रुपये का आपको भत्ता दिया जाता है बच्चों के लिए। और इनके अलावा 10+2+3 यानी कि ग्रेजुएशन तक भारत में किसी भी संस्थाओं में पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा की फैसिलिटी भी वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक के विधवा को मिलती है। किसी सैनिक का देहांत हो जाता है और उनके बाद में उनकी धर्मपत्नी फैमिली पेंशन पा रही है, उसके बाद में वो अगर पुनर्विवाह करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी विधवा का जो पेंशन है, फैमिली पेंशन, वो बंद कर दी जाती है और उनके सबसे योग्य बड़े पुत्र को वो पेंशन दी जाती है।
और दूसरी शादी करने के बाद में भी अगर दोबारा विधवा हो जाती है तो सरकार के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको दोबारा पेंशन दी जाए या ना दी जाए। सैनिक की ऐसी विधवा है जिनका कोई भी संतान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पुनर्विवाह करते हैं तब भी उनकी पारिवारिक पेंशन सामान्य रूप से चालू रहती है, उनको मिलती रहती है। तो हुई कि सामान्य तौर पर जो सैनिक की विधवाओं को पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन, उनकी बात। लेकिन कुछ कुछ केसों में विशेष पेंशन मिलता है सैनिक की विधवाओं को, तो उनके लिए क्या कंडीशन है? सैनिक की विधवा को विशेष पेंशन मिल रही है और वो अगर पुनर्विवाह कर लेती है तो उनको विशेष पेंशन बंद कर दी जाएगी और सामान्य फैमिली पेंशन उनको मिलना शुरू हो जाएगा और विशेष पेंशन का 50% हिस्सा उनके बच्चों को दिया जाएगा। कोई सैनिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके बाद में उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उनकी विधवा को क्या कार्रवाई करनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उस सैनिक का मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ज्यादा केसों में यह देखा गया है कि सैनिक किसी ना किसी दुर्घटना में या किसी ना किसी वजह से मृत्यु हो जाते हैं, लेकिन उनका डेथ सर्टिफिकेट उनका परिवार लेता नहीं है और उस वजह से उनको पेंशन स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए, याद रखिए कि अगर किसी एक सर्विसमैन की डेथ हो जाती है किसी ना किसी कारण से, तो सबसे पहले आपने उनका डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए, तब जाके आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करें। जब भी ऐसा कोई केस होता है तो आपके पास उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए। पेंशन प्राप्त करने के लिए सैनिक के मरने के बाद में, सैनिक की मृत्यु के बाद में उनकी विधवा को पेंशन प्राप्त करने के लिए सिंगल अकाउंट खुलाना होगा और उनके पीसीडीए पूना या पीसीडीए इलाहाबाद को सूचना देनी होगी। होने पर आपने जिला सैनिक बोर्ड को विधवा प्रमाण पत्र देने के लिए एप्लीकेशन देना है। वहां से आपको एक विधवा प्रमाण पत्र मिलता है और ये बहुत काम की चीज है हर जगह पे आपकी आइडेंटिटी दिखाने के लिए। अच्छा, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि जब ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है, तो सैनिक की विधवा को कौन कौन सी ब्रांच का संपर्क करना चाहिए? तो कुछ मुख्य रूप से ब्रांच होती है जो आपकी मदद कर सकती है ऐसे केसेस में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अधिकारी की अंतिम यूनिट, यानी कि जिस यूनिट से वो रिटायर्ड हुए हैं वहां पर आपको मदद मिल सकती है। इसके अलावा एजी ब्रांच सेना मुख्यालय नई दिल्ली, पीसीडीए पुणे और विधवा के स्थायी निवास स्थान के नजदीकी स्टेशन मुख्यालय या जिला सैनिक बोर्ड से आपको सहायता मिल सकती है। और वो बैंक जहां से आपको पेंशन दे होती है, मतलब कि सैनिक की जहां पेंशन आती थी उस बैंक में आपने संपर्क करना है। इसके अलावा नजदीकी कमांड मुख्यालय का सैनिक परिवार कल्याण संघ, ये भी आपके लिए काफी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आवा अध्यक्ष नई दिल्ली, आवा एक बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल संस्था है, इसमें भी आपने जानकारी देनी चाहिए। जो भी आपको तकलीफें हो रही है वहां से आपको काफी मदद और काफी सुविधाएं मिल सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी सभी सैनिकों के लिए और उनकी धर्मपत्नियों के लिए, जो कि सभी को पता होना चाहिए। आपसे हम फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये जानकारी बहुत कम जगह पर उपलब्ध है। आप अपनी जानकारी के सभी सैनिकों तक ये जानकारियां पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनकी धर्मपत्नियों तक ये जानकारियां पहुंचाइए ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।